आज हम समय में एक लंबा सफर करने वाले हैं। हम भारत को देखेंगे, लेकिन अपनी आंखों से नहीं, बल्कि उन विदेशी यात्रियों की नजरों से जो सदियों पहले यहां आए थे। कोई ग्रीस से, कोई चीन से, तो कोई अरब से। बिल्कुल। हमारे पास उनके जो यात्रा वृत्तांत हैं, वो इतिहास की किताबों के सूखे तथ्यों से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि जब एक बाहरी इंसान भारत को देखता था तो उसे क्या दिखाई देता था। और ये पड़ताल जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वृत्तांत सिर्फ घूमने फिरने की कहानियां नहीं है। ये इतिहास की पहेली के वो टुकड़े हैं जो कहीं और नहीं मिलते। पहली बात तो ये कि जहां हमारे अपने स्रोत जैसे दरबारी कवि सिर्फ राजा की बड़ाई करते हैं, ये यात्री हमें एक बाहरी और कह सकते हैं कि ज्यादा निष्पक्ष तस्वीर देते हैं। सही है। दूसरी बात, ये उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां का स्थानीय इतिहास शायद लिखा ही नहीं गया। और सबसे अहम, ये हमें घटनाओं का सही समय तय करने में मदद करते हैं। तो चलिए कहानी के सबसे पहले किरदार से शुरू करते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित हो रहा है और तब एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आते हैं। उन्होंने अपनी किताब इंडिका में क्या देखा? मेगास्थनीज ने जो देखा वो एक विशाल और बेहद व्यवस्थित साम्राज्य था। उन्होंने भूगोल से शुरुआत की, भारत के आकार को चतुर्भुज यानी क्वाड्रेटरल बताया, लेकिन उनकी सबसे गहरी नज़र समाज पर थी। उन्होंने लिखा कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ है: दार्शनिक, किसान, सैनिक और सभासद वगैरह। 1 मिनट, 7 वर्ग, ये सुनने में तो जाति व्यवस्था जैसा लगता है। क्या ये वही था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। नहीं, ये वो जाति व्यवस्था नहीं थी जैसा हम समझते हैं। ये काम पर आधारित वर्गीकरण था, मतलब कौन क्या करता है। अच्छा। मेगास्थनीज ने समाज को एक यूनानी की तरह देखा, जहां आपका पेशा आपकी पहचान थी। वो शायद जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की जो जटिल परतें हैं उन्हें समझ ही नहीं पाए। ये एक बाहरी नजर का बेहतरीन उदाहरण है ना? बिल्कुल, जो चीजों को थोड़ा सरल करके देखती है। और उन्होंने एक और बड़ी हैरान करने वाली बात कही थी कि भारत में दास प्रथा नहीं है। क्या ये सच हो सकता है? इस पे आज भी इतिहासकारों में बड़ी बहस होती है। देखिए, मेगास्थनीज ने जो देखा शायद वो यूनान की क्रूर दास प्रथा जैसा नहीं था, जहां इंसानों को संपत्ति की तरह खरीदा बेचा जाता था। यहाँ के घरेलू दास शायद उन्हें परिवार का हिस्सा लगे, तो उन्होंने अपने हिसाब से नतीजा निकाला कि यहाँ गुलामी है ही नहीं। लेकिन उनका एक दावा तो गलत था। हाँ, एक दावा तो साफ तौर पर गलत था। कौन सा? कि भारतीय लिखना नहीं जानते। ओहो। ये तो बिल्कुल सच नहीं था, क्योंकि उस समय तक लेखन कला यहाँ विकसित हो चुकी थी। ये दिखाता है कि एक राजदूत होने के बावजूद उनकी पहुंच शायद दरबार तक ही सीमित थी। तो मेगास्थनीज ने हमें मौर्यों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था दिखाई। लेकिन सोचिए, अगर कोई यात्री सत्ता या समाज को नहीं, बल्कि ज्ञान और आस्था को खोजने आए, तो उसे भारत कैसा दिखेगा? सही सवाल है। और इसी का जवाब हमें लगभग 700 साल बाद 399 ईस्वी में चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियन के वृत्तांत में मिलता है। बिल्कुल, फाहियान का मकसद ही अलग था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दौर में आए थे, जिसे हम गुप्त काल का स्वर्ण युग कहते हैं। वो एक बौद्ध भिक्षु थे और उनका मिशन था विनय पिटक जैसी बौद्ध पांडुलिपियों की असली प्रतियां खोजना। इसलिए उनका नजरिया राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक था। और उनके वृत्तांत फोकुओकी में कैसा भारत दिखता है? एक बहुत ही शांत और समृद्ध भारत की तस्वीर उभरती है। प्रशासन के बारे में उनका क्या कहना था? क्या वो भी मौर्यों की तरह सख्त था? इसके बिल्कुल उलट। उन्होंने लिखा कि गुप्त साम्राज्य में मृत्युदंड दिया ही नहीं जाता था। क्या बात है? हाँ, बड़े से बड़े अपराध के लिए सिर्फ जुर्माना होता था। ये उस जमाने के हिसाब से एक असाधारण बात है। ये दिखाता है कि समाज में अपराध कम थे। और आम लोगों के जीवन के बारे में कुछ दिलचस्प दिखा उन्हें? अर्थव्यवस्था की एक छोटी सी बात बहुत कुछ बताती है। फाहियान ने लिखा कि लोग कौड़ियों से लेन देन करते थे। कौड़ियों से? मतलब सिक्के नहीं थे? सिक्के थे, लेकिन आम लेन देन छोटे बाजारों में कौड़ियों से होता था। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी व्यवस्थित थी। साथ ही उन्होंने देखा कि मध्य भारत में शाकाहार बहुत आम था और हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग बिना किसी टकराव के एक साथ रह रहे थे। फाहियान के करीब 200 साल बाद गुप्त साम्राज्य का वो शांत दौर बीत चुका था। हाँ, भारत में राजनीतिक उथल-पुथल थी। ऐसे में एक और चीनी यात्री आते हैं, हुएनसांग,
629 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के समय इन्हें तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग सिर्फ एक भिक्षु नहीं, एक विद्वान और अन्वेषक थे। हाँ। उनका वृत्तांत सीयूकी उस दौर का एक विश्वकोश जैसा है। हाँ, उन्होंने 16 साल भारत में बिताए। सबसे पहले तो उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में सालों तक पढ़ाई की। नालंदा के बारे में क्या लिखा उन्होंने? उनके वर्णन से पता चलता है कि नालंदा सिर्फ एक मठ नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जहां तर्क शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन की पढ़ाई करने दुनिया भर से लोग आते थे। उस वक्त तो भारत का राजनीतिक नक्शा भी बदल रहा था। क्या उन्होंने उन बदलावों को भी दर्ज किया? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी आंखों से मौर्य और गुप्त साम्राज्य की महान राजधानी पाटलिपुत्र को उजड़ते हुए देखा। वो लिखते हैं कि ये शहर अब बस खंडहर बन चुका है और उसकी जगह एक नया शक्ति का केंद्र उभर रहा था, कन्नौज। ये उस दौर के राजनैतिक भूगोल में एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा सबूत है। और राजा हर्षवर्धन के बारे में उनकी क्या राय थी? ह्वेनसांग हर्षवर्धन से बहुत प्रभावित थे। वो बताते हैं कि हर्षवर्धन सर्वधर्म संभाव में यकीन करते थे। वो पैदाइशी शैव थे, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। अच्छा। ह्वेनसांग ने कन्नौज और प्रयाग में होने वाली विशाल धार्मिक सभाओं का आंखों देखा हाल लिखा है, जहां हर्षवर्धन बुद्ध, शिव और सूर्य सबकी पूजा करते थे और अपना सर्वस्व दान कर देते थे। ह्वेनसांग के बाद भी चीनी यात्रियों का आना जारी रहा। 7वीं सदी के आखिर में इत्सिंग आए, लेकिन उनका रास्ता और नजरिया दोनों थोड़े अलग थे। बिल्कुल, ये एक अहम फर्क है। हाँ। जहां फाहियान और ह्वेनसांग जमीन के रास्ते मतलब सिल्क रूट से आए थे, वहीं इत्सिंग ने समुद्री रास्ता चुना। समुद्री रास्ता? हाँ, वो चीन से सुमात्रा होते हुए बंगाल के मशहूर ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर उतरे। ये उस समय भारत के समुद्री व्यापार और दक्षिण पूर्व एशिया से उसके गहरे सांस्कृतिक रिश्तों का सबूत है। तो क्या उनके वृत्तांत में हमें कुछ नया पता चलता है? हाँ, ह्वेनसांग ने हमें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और राजाओं के बारे में बताया। इत्सिंग की नज़र ज्यादा सूक्ष्म थी। उनका ध्यान बौद्ध मठों के अंदर के जीवन पर था। उन्होंने भिक्षुओं के रोजमर्रा के नियमों, उनके कपड़े पहनने के तरीके, उनकी दिनचर्या का इतना बारीक ब्यौरा दिया है जो कहीं और नहीं मिलता। तो एक तरह से अगर ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का हार्डवेयर दिखाया, हाँ, तो इत्सिंग ने उसका सॉफ्टवेयर दिखाया। क्या बात है, एकदम सही कहा। उन्होंने श्रीविजय यानी सुमात्रा में रुककर कई संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद भी किया। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हम चीन के बौद्ध भिक्षुओं को पीछे छोड़ते हैं और अरब के एक व्यापारी की दुनिया में दाखिल होते हैं। 9वीं सदी। हाँ, सुलेमान नाम का एक फारसी सौदागर भारत आता है। जाहिर है वो मठों और पांडुलिपि में दिलचस्पी नहीं रखता होगा। एकदम नहीं। सुलेमान का नजरिया पूरी तरह से व्यावहारिक था। वो एक व्यापारी था जो राज्यों की सैन्य ताकत, उनकी अर्थव्यवस्था और व्यापार के रास्तों को देख रहा था। उन्होंने उस समय भारत की 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में लिखा। पाल साम्राज्य के बारे में क्या कहा? उन्होंने बंगाल के पाल साम्राज्य को रूमी कहा। माना जाता है कि ये धर्म या शासक धर्मपाल का अरबी रूप था। और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में तो उन्होंने कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी थी। हाँ, और वो उस दौर की भू राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सुलेमान ने लिखा कि राजा मिहिर भोज के पास भारत की सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना है। सबसे बेहतरीन? हाँ, और ये भी लिखा कि अरबों का उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रतिहारों की सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। उस समय इस्लाम का विस्तार हो रहा था, लेकिन भारत में आकर वो थम गया था। सुलेमान का ये बयान इस बात की पुष्टि करता है कि प्रतिहार साम्राज्य एक दीवार की तरह खड़ा था। क्या कमाल का नजरिया है। एक व्यापारी आपको किसी दरबारी इतिहासकार से ज्यादा साफ सामरिक सच्चाई बता रहा है। चलिए अब कालक्रम में हमारे आखिरी और शायद सबसे मशहूर यात्री के पास चलते हैं। मोरक्को से इब्न बतूता। वो 1334 में एक पूरी तरह बदल चुके भारत दिल्ली सल्तनत में आते हैं। और इब्न बतूता का वृत्तांत रहला किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें भारत को एक आम यात्री की तरह नहीं बल्कि एक इनसाइडर की तरह देखने का मौका मिला। इनसाइडर कैसे? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी विद्वत्ता से खुश होकर उन्हें दिल्ली का काजी यानी जज बना दिया। इस वजह से वो सल्तनत की रग-रग से वाकिफ हो गए।
मोहम्मद बिन तुगलक का नाम तो इतिहास में बहुत ही विवादित है। कोई उन्हें पागल कहता है, कोई जीनियस। एक इनसाइडर की हैसियत से इब्न बतूता ने उन्हें कैसा पाया? इब्न बतूता ने सुल्तान का जो चित्र खींचा है वो किसी एक परिभाषा में नहीं अंटता। उन्होंने सुल्तान को विरोधाभासों का मिश्रण कहा। विरोधाभासों का मिश्रण? जैसे? एक तरफ वो इतना उदार और दानी था कि विद्वानों को सोने चांदी में तौल देता था, तो दूसरी तरफ वो उतना ही क्रूर था कि छोटी सी गलती पर भी किसी को हाथियों से कुचलवा देता था। बाप रे! ये वर्णन हमें तुगलक के जटिल और अस्थिर चरित्र को समझने में मदद करता है। और सल्तनत की व्यवस्था के बारे में क्या? इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? इब्न बतूता दो चीजों से बहुत प्रभावित हुए। एक, भारत की डाक व्यवस्था। उन्होंने लिखा कि ये इतनी तेज और कुशल थी कि पैदल हरकारे घोड़ों से भी तेज संदेश पहुंचाते थे। और दूसरी? दूसरी, गुप्तचर प्रणाली। असल में ये दोनों चीजें एक साम्राज्य का नर्वस सिस्टम थीं। इन्हीं के जरिए सुल्तान इतने बड़े देश पर नियंत्रण रखता था। तो मेगस्थनीज के व्यवस्थित मौर्य काल से लेकर फायान के शांतिपूर्ण गुप्त युग, हुएनसांग के बौद्धिक उत्कर्ष और आखिर में इब्न बतूता के विरोधाभासी तुगलक काल तक, ये वाकई एक शानदार सफर रहा। बिल्कुल। इन सब नजरों को एक साथ रखकर हम भारत के बारे में क्या समझ सकते हैं? यही कि भारत कभी भी एक जैसा नहीं रहा। हर सदी का अपना एक अलग भारत था। लेकिन एक बात जो हमेशा रही वो ये कि भारत दुनिया के लिए आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कोई यहाँ ज्ञान के लिए आया, कोई दौलत के लिए, तो कोई रोमांच के लिए। ये वृत्तांत हमें एक आईना दिखाते हैं जिसमें हम अपने इतिहास की वो तस्वीरें देख पाते हैं जो शायद हमारे अपने इतिहासकारों ने कभी दिखाई ही नहीं। और जाते जाते एक विचार यहाँ छोड़ते हैं। इन सभी यात्रियों ने जो कुछ भी लिखा वो उनकी अपनी दुनिया, उनकी अपनी समझ और उनके अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से देखा गया सच था, है ना? एकदम। मेगास्थनीज ने यूनानी खांचे में भारत को फिट किया, फायान ने बौद्ध धर्म की नज़र से देखा और सुलेमान ने एक व्यापारी की तराजू पर तौला। तो सोचिए, अगर आज कोई विदेशी यात्री भारत आए और 100 साल बाद लोग उसके लिखे को पढ़ें, तो वो आज के भारत की कैसी तस्वीर बनाएगा? और वो तस्वीर कितनी पूरी या कितनी अधूरी होगी?